Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we will start chapter number 3 control structures. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. There are three types of control structures in basic. These are sequence, selection and loop. अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है. ठीक है, कि मींस के आपका प्रोग्राम जो लाइन बाय लाइन हर मींस के आपका जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन हर लाइन को एग्जीक्यूट करता है उसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक लैंग्वेज में. तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, इसकी तीन टाइप्स है. एक है सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप. ऑल प्रोग्राम्स यूज सम ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक. ये तमाम प्रोग्राम्स जितने भी हम यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम की लॉजिक को. So far we have been using only the sequence structure. In sequence structure, instructions are executed according to the increasing order of their line numbers. So instructions are executed according to the increasing order of line numbers. So the instructions at smaller line numbers are always executed first, then instructions at greater line numbers. अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसकी कितनी टाइप्स हैं बेसिक लैंग्वेज में, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में. ठीक है, तो चलें एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक ये जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. ये मैंने टाइप्स लिखी हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप. सीक्वेंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर, यानी कि अब तक आपने जितने भी प्रोग्राम किए ना वो आपने सीक्वेंस में किया. चैप्टर नंबर 2 में आपने जितने भी प्रोग्राम किए आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर में करते थे. उसमें क्या होता था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते थे आप, मीन्स के इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हर लाइन को एग्जीक्यूट करता था. उसके बाद सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन में हम लोग विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट. अच्छा, इसमें ये होता है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं सिलेक्शन के अंदर. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कर दो. मींस के इसको मैं एक प्रोग्राम की एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. मैंने इधर दो प्रोग्राम लिखे हैं, एक मैंने सीक्वेंस में लिखा है और एक मैंने सिलेक्शन में लिखा है. सीक्वेंस का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जो प्रोग्राम हम सीक्वेंस में लिखते हैं एक तरतीब में लिखते हैं उसने एक तरतीब में ही एग्जीक्यूट होना है. ठीक है, मींस के सीक्वेंस का मींस इसमें मतलब ये है कि अगर लाइन नंबर 10 है 20 पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50. लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल लिए ए और उसको वैल्यू असाइन कर दिया 100. इधर एक बी वेरिएबल लिया उसको असाइन कर दिया 200. सम करना है मैंने ए और बी का, ए प्लस बी लगाया. लाइन नंबर 40 पे आ जाए, प्रिंट क्या होगा, सम, यानी कि ए में वैल्यू 100 है और बी में वैल्यू है 200. इन दोनों को ऐड होके आपकी आउटपुट क्या आएगी, 300. इसमें यह है कि आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ है. ठीक है, उसने कोई भी लाइन इसमें स्किप नहीं की. और जो आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है इसमें आपके असेंडिंग ऑर्डर में लाइन एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, पहले स्मॉल मींस के स्मॉल, फिर सीक्वेंस वाइज, जैसे असेंडिंग ऑर्डर की एक तरतीब चलती है ना वैसे इसने तरतीब वाइज एग्जीक्यूट होना है. उसके बाद है सिलेक्शन. सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने इधर एक प्रोग्राम लिखा, प्रिंट पाकिस्तान गो टू 40. अब मींस इसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, गो टू स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि सिलेक्शन में आप लोग अपनी मर्जी से जो है वो लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग लाइन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि बीच में से कोई एक लाइन एग्जीक्यूट हो और कोई एक ऐसी लाइन हो जो आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइंस हैं जो आप एग्जीक्यूट करेंगे लेकिन कुछ जो है वो आप छोड़ देंगे. जैसे ये प्रोग्राम है, लाइन नंबर 10 पे प्रिंट आपने लिखा पाकिस्तान. उसके बाद लाइन नंबर 20 वो कहता है गो टू 40, यानी कि लाइन नंबर 40 पे चले जाओ. लेकिन वो क्या करेगा, लाइन नंबर 30 को स्किप कर देगा
और लाइन नंबर 40 पे चला जाएगा। लाइन नंबर 40 पे क्या है, प्रिंट पंजाब, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, पंजाब। मीन्स के उसने सिलेक्शन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है कि वो या 1, 2 और मोर लाइंस को भी स्किप कर सकता है। उसने इसमें क्या किया कि लाइन नंबर 20 को देखें, उसने गो टू स्टेटमेंट लगा दी कि लाइन नंबर 40 पे चले जाओ। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 30 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट होगी। तो मीन सिलेक्शन में हम लोग डिसीजन लेते हैं, एक हम लोग स्टेटमेंट लगा देंगे गो टू स्टेटमेंट, और उसके अंदर हम लोग डिसीजन लेंगे कि अब इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दो और इस लाइन को एग्जीक्यूट ना करो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बुक पे आ जाते हैं। जिस तरह अब ये एक प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये आपका सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। सीक्वेंस में आपको पता है लाइन नंबर 10, 20, 30 ये तीनों जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि रिमार्क स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर जो है उसको ट्रांसलेट नहीं करता, जो आपका इंटरप्रेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे आ जाए, r इज इक्वल टू 10.5 हमने रेडियस लिया, इसमें हमने एरिया फाइंड करना है। रेडियस हमने लिया, एक वेरिएबल रेडियस नाम का लिया, उसको वैल्यू दे दी 10.5। एरिया का फॉर्मूला लगाया। प्रिंट हमने क्या करना है, एरिया। मैंने आपको बताया था जो चीज़ एज इट इज़ हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी हो वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद 3.14 इंटू आर में क्या है 10.5। 10.5 2 टाइम्स 3.14 से मल्टीप्लाई होगा और इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, पॉइंट के अंदर। In GW Basic, during the execution of a program, the program control can be transferred from one part of the program to another conditionally or unconditionally. इस लाइन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होते वक्त जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो सकता है कि प्रोग्राम के किसी एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से पे, कंडीशनली और अनकंडीशनली। कंडीशनली मीन्स और अनकंडीशनली मीन्स के ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने कंडीशन लगाई हो, या तो वो कंडीशन के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा या वो अनकंडीशनली होगा। तो चले अब हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, कंडीशनली और अनकंडीशनली में क्या डिफरेंस है। GW बेसिक प्रोवाइड स्टेटमेंट्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। GW बेसिक जो है वो हमें दो तरह की जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की टाइप्स हैं स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और दूसरी है इनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि द प्रोग्राम कंट्रोल switches to a specific line by skipping one or more lines without any condition. अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एक या एक से ज़्यादा लाइंस को स्किप करके बगैर किसी कंडीशन को मीन्स के 1 और मोर लाइंस को स्किप करके बगैर किसी कंडीशन के किसी और लाइन पे मूव कर जाता है। ठीक है। उसके बाद इनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या है, द प्रोग्राम कंट्रोल switches to a specific line numbers by skipping one or more program lines depending on the certain condition. कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में हम एक स्टेटमेंट लगा देते हैं। ठीक है। उस स्टेटमेंट के थ्रू हमारा जो प्रोग्राम है वो एक या दो से ज्यादा लाइंस पे डिपेंड करता है कि या तो वो एक या दो से ज्यादा लाइंस को स्किप करके किसी थर्ड लाइन पे मूव कर जाए। ठीक है। उसके बाद है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। द अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल causes a move of the control from one part of the program to the other without any condition. In GW Basic, to go to statement is used to implement unconditional transfer of control. Unconditional transfer of control जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, ये स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तो इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसे आप कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। Go to statement is used to unconditionally transfer control from a program line to a specified line out of the normal program sequence. एक नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर हम लोग go to statement को यूज करते हैं। वो क्या करता है कि एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पे जो हमारा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो मूव कर जाता है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। इधर हम लिखेंगे लाइन नंबर, उसके बाद गो टू लाइन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं इधर लिखती हूँ, लाइन नंबर लिखती हूँ 10, उसके बाद लाइन नंबर 10 में मैं लिखती हूँ गो टू लाइन नंबर 30। यानी कि अब क्या करेगा, ये मैंने लाइन नंबर 10 लिखा, मैंने आगे एक स्टेटमेंट लगा दी गो टू की,
कि अब तुम क्या करो कि लाइन नंबर 30 पे चला जाओ। मीन्स वो क्या करेगा, लाइन नंबर 20 को स्किप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो लाइन नंबर 30 पे लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका होता है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एक और प्रोग्राम इसमें देख लेते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फॉलोइंग एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने रीड और डाटा स्टेटमेंट यूज किया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको रीड और डाटा स्टेटमेंट बताई थी। रीड और डाटा स्टेटमेंट में क्या होता है, रीड में हम लोग वेरिएबल्स देते हैं और डाटा स्टेटमेंट में हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करते हैं। आपको पता है कि जब भी हमारा जो इंटरप्रेटर है, जब वो लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, वो रीड स्टेटमेंट को देता है, रीड स्टेटमेंट को देखते साथ ही डाटा स्टेटमेंट के पास चला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा इस प्रोग्राम में कि लाइन नंबर 10 पे है रीड ए बी एक्स वाई, ये हमारे वेरिएबल्स हैं 4। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे अब ये अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है जिसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसने क्या किया, गो टू 60, उसने बोला कि तुम लाइन नंबर 60 पे चले जाओ। लाइन नंबर 30 पे आएगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, इधर कोई फार्मूला लगाया हुआ है वैल्यू को असाइन करने के लिए। इधर 40 पे लेट वाई इज इक्वल्स टू, इधर भी एक फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद प्रिंट एक्स कॉमा वाई, प्रिंट यानी कि जो एक्स में वैल्यूज है उसको प्रिंट कर दो, वाई में वैल्यूज है उसको प्रिंट कर। लाइन नंबर 60 पे रिमार्क स्टेटमेंट लगी हुई है, लाइन नंबर 65 पे भी। आपको पता है कि रिमार्क स्टेटमेंट जो इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। लाइन नंबर 70 पे लेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, 80 पे लेट वाई इज इक्वल टू बी इंटू वाई। उसके बाद प्रिंट एक्स कॉमा वाई, डाटा स्टेटमेंट लगी हुई है 6 3 4 5 यानी कि वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की हुई है। उसके बाद एंड। अब ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रीड स्टेटमेंट है ए बी एक्स कॉमा वाई, अब उसने लाइन नंबर 20 पे बोल दिया कि तुम लाइन नंबर 60 पे चले जाओ। लाइन नंबर 60 किधर, लेकिन लाइन नंबर 60 पे तो रिमार्क स्टेटमेंट लगी हुई है। रिमार्क स्टेटमेंट जो इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो अब क्या होगा इन दिस केस के आपकी लाइन नंबर 70, लाइन नंबर 80, लाइन नंबर 90, लाइन नंबर 100, ये लाइंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी। 60 और 65 एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और उसके बाद 30 और 40 भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। वो क्यों, क्योंकि हमने गो टू स्टेटमेंट लगा दी। और ये प्रोग्राम हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो क्या करता है कि मीन्स के बाय स्किपिंग 2 और मोर लाइंस, मीन्स के 2 या 2 से ज्यादा लाइंस भी अगर उसे स्किप करनी पड़े तो वो कर देता है। और जिस लाइन पे गो टू स्टेटमेंट, जिस लाइन की उन्होंने लगाई हुई होती है उसी लाइन पे जाके आपको उसी लाइंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इधर उसने लिखा हुआ है गो टू 60, अब गो टू 60 पे उसने जाने का बोला है तो बात तो यही होगी, गो टू 60 पे तो रिमार्क स्टेटमेंट है, वो तो एग्जीक्यूट होती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लाइंस हैं जो कि अभी एग्जीक्यूट होनी है, तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 70 से लेके लाइन नंबर 100 तक जितनी भी लाइंस लगी हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा और लाइन नंबर 30 और 40 को स्किप कर देगा। तो ये हमारा होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम लोग एक सिंपल सी स्टेटमेंट लगा देते हैं, गो टू स्टेटमेंट, और उसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। चलें अब इसको ड्राई रन करते हैं। ये देखें ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए में कौन सी वैल्यू है 6, बी में क्या है 3, एक्स में क्या है 4, वाई में क्या है 5। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, उसने क्या करना है, लाइन नंबर 70 को एग्जीक्यूट करना है, लाइन नंबर 80 को करना है। ठीक है, और लाइन नंबर 90 पे लगा दिया एक्स कॉमा वाई, प्रिंट कर दो एक्स कॉमा वाई। अब ए में क्या है 6, बी में क्या है 3। अब क्या होगा, ये हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट लगी हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। इसमें क्या होगा, ए में क्या है 6, यहाँ पे हम 6 लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद एक्स में क्या है 4, मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 24। ठीक है, उसके बाद बी इंटू वाई, बी में क्या है 3, वाई में क्या है 5, 3 5 टाइम्स 15। अच्छा, अब इसकी आउटपुट आई है 24 और 15, लेकिन इसमें स्पेस क्यों आई है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज की है उसके अंदर हमने एक्स के बाद कॉमा लगाया और फिर वाई लगाया। आपको पता है कि जब हम कॉमा लगा देते हैं तो डिफरेंट स्पेसिस के बाद हमारी वैल्यू दूसरी वैल्यू के सामने आके प्रिंट होती है। ठीक है, और अगर हम इधर सेमी कॉलन लगाते तो 24 के साथ ही 15 भी प्रिंट होता। ओके, आगे इस लाइन को पढ़ते हैं। दिस शोज आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज ऑफ ए
BXY at line number 10, the control jumps to line number 60 where it encounters remarks which is नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि जो रिमार्क स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब क्या होगा कि लाइन नंबर 10 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और उसके बाद लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी, 90 और 80 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन लाइन नंबर 30 और 40 को वो स्किप कर देगा। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट 30, 40 एंड 50 देन अवर प्रोग्राम नीड्स फ्यू मोर जंप स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लाइन नंबर 30, 40 और 50 भी एग्जीक्यूट हो तो इसके लिए आपको मजीद गो टू स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल, इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने 3 गो टू स्टेटमेंट्स लगा दी, ठीक है, 3 गो टू स्टेटमेंट्स लगा दिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो आउटपुट है वो ऐसे ही आएगी 24 और 15। इसमें क्या हुआ है कि उसने 3 गो टू स्टेटमेंट्स लगा दिए। जितनी आप गो टू स्टेटमेंट्स लगाएं उसी के मुताबिक आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। आपने इसको घर में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसको रीड आउट करना है, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।